नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में बीती देर रात 6 मिनट के अंतर पर 2 धमाके हुए और इन दोनों ही धमाकों में विस्फोटकों से लदे ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। ये पुष्टि की जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने। इसके बाद इस पूरे इलाके में जांच एजेंसियां जुट गई हैं जांच में कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पहली बार किसी सैन्य ठिकाने में इस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है और ये आतंकवादियों की एक बदली हुई रणनीति को भी दिखाता है। जम्मू एयरपोर्ट और उसके आसपास रविवार की सुबह काफी गहमागहमी दिखाई दी। बीती आधी रात एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में ड्रोन से 2 हमले जो हुए थे, एक हमला खुले इलाके में हुआ जिससे खास नुकसान नहीं हुआ और दूसरे से एक इमारत की छत फट गई। रात 1:37 और 1:43 पर हुए इन हमलों में 2 ही लोग घायल हुए। इन धमाकों में भले ही ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन पहली बार ड्रोन से इस तरह के हमले एक नए खतरे का एहसास करा गए हैं। जम्मू में एयरफोर्स बेस के ऊपर ये ड्रोन द्वारा किया गया हमला एक बहुत बड़ा हमला है। ये एक बहुत भारी संकेत है। वो बात और है कि ये हमला अपने मुद्दे को हासिल करने में नाकामयाब रहा। वहां हमारे हेलीकॉप्टर भी स्टेशन है, वहां पे हमारे पर्सनल भी स्टेशन थे। बहुत बड़ा जान माल का नुकसान भी हो सकता था और इक्विपमेंट को भी क्षति पहुंचाई जा सकती थी। इससे पहले सीमा पार से आतंकी पंजाब, जम्मू और एलओसी पर ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और नशीली दवाएं गिराते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सैन्य प्रतिष्ठान पर ड्रोन से हमला हुआ हो। यह हाई सिक्योरिटी एयरपोर्ट पाकिस्तान की सीमा से महज 14 किलोमीटर की ही दूरी पर है। ड्रोन से हमले को रोकना इसलिए भी काफी मुश्किल है क्योंकि ये काफी नीचे उड़ते हैं और इनका रडार की पकड़ में आना काफी मुश्किल होता है। ड्रोन्स के माध्यम से पाइप्स के थ्रू ऊपर जो फेंसिंग है, बॉर्डर फेंसिंग, उसके ऊपर से फेंकने से मतलब हमें चैलेंजेस, लीगल चैलेंजेस हैं। इस हमले के बाद शहर भर में तेज हुई जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक दूसरे इलाके नारवाल से एक छोटा आईईडी बरामद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इससे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में विस्फोट की साजिश रच रहा था। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले के बाद सभी सैन्य ठिकानों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब के पठानकोट में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 आतंकियों को मार गिराया गया था। जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटीज थी, उसको बीफअप कर दिया गया है। जितने भी नंबर्स हमारे जो गार्ड हैं, साथ में आज जितने भी हमारे गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, जीओज हैं एंड साथ में जो एसएचओज हैं, वो बाहर निकले हुए हैं। वी आर डूइंग सर्च ऑपरेशन रेगुलरली। आतंकी लगातार अपने पैतरे बदलते रहे हैं। उनकी साजिशों में अब ड्रोन जैसे अत्याधुनिक उपकरणों ने भी खास जगह बना ली है। ऐसे में भारत सरकार के लिए भी आतंकियों से निपटने की अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करना जरूरी हो गया है। हमला छोटा हो या बड़ा, पर इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जो भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। जम्मू से नजीर मसूदी और चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में 9,974 नए केस आए, 143 मरीजों की मौत हुई और संक्रमण दर 4.73% हो गई है। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन उधर महाराष्ट्र में टीकाकरण काफी तेजी से बढ़ा है। एक दिन में टीकाकरण का यहां नया रिकॉर्ड बना। राज्य सरकार का दावा है कि अगर टीकों की सप्लाई लगातार होती रही तो जल्द ही सभी के वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो सकता है। एक दिन में कोरोना के 7 लाख टीके, ये महाराष्ट्र के लिए एक नया रिकॉर्ड है, जबकि शुक्रवार को 6 लाख टीके लगाए गए। केंद्र से टीकों की सप्लाई नियमित होने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार अब दावा कर रही है कि वो एक दिन में 10 लाख टीके तक लगा सकती है। आणि त्यामुळे जर केंद्र सरकारने आपल्याला वॅक्सीन्स पुरवले, अगर केंद्र की ओर से टीके की सप्लाई नियमित रहे तो हम एक दिन में 10 लाख टीके लगा सकते हैं।
हमने 3 करोड़ टीके अब तक लगा दिए हैं और हमें कुल 9 करोड़ टीके लगाने हैं। एक महीने में 3 करोड़ टीके के औसत के साथ हम अगले 2-3 महीने में टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। एका महिन्यात आणि 6 कोटी 2 महिन्यात असं 2 ते 2.5-3 महिन्याच्या आत बाहेर आपण संपूर्ण वॅक्सिनेशनचा ड्राइव घेऊ शकतो। महाराष्ट्र के जिलों की बात की जाए तो मुंबई में सबसे अधिक 50 लाख से ज्यादा टीके लग चुके हैं। इसके बाद पुणे में 42 लाख, ठाणे में 23,40,000, नागपुर में 15,50,000 टीके लग चुके हैं। राज्य में अब तक लगाए गए कुल 3 करोड़ 10 लाख टीकों में से 2.5 करोड़ पहले डोज है। भले ही राज्य में अब कोविड केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पे केसेस अब भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए टीका लेने के बावजूद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनेस, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में बीते एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन लगाने का जो अभियान है उसने तेजी पकड़ी है, लेकिन एक बात ये देखने में सामने आ रही है कि इसमें जो लिंगानुपात है, यानी पुरुषों और महिलाओं का जो वैक्सीनेशन है उसमें काफी अंतर है। कई जगहों पर पुरुषों को कहीं ज्यादा वैक्सीनेशन लग रहा है, जबकि महिलाएं जो है उनका वैक्सीनेशन कम है। हालांकि कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, तो जरूरत यह है कि वैक्सीनेशन भी बढ़े, लेकिन ये जो अंतर है पुरुषों और महिलाओं के बीच में वैक्सीनेशन का, ये भी कम हो। भारत में कोरोना टीकाकरण ने अब रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को ही करीब 60 लाख टीके लगाए गए, लेकिन इस तेजी में एक असंतुलन भी है। जितने लोगों ने अभी तक टीका लगवाया उनमें 54% पुरुष हैं, जबकि महिलाएं 46% हैं। 8% का ये अंतर काफी बड़ा है। हालांकि इस असंतुलन की मुख्य वजह है सही जानकारी का ना पहुंचना और टीकाकरण केंद्रों तक महिलाओं की पहुंच कम होना। 40 साल की सरोज दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मुनिरका की जुग्गी बस्ती में अपने पति और 4 बच्चों के साथ रहती हैं। उनके पति सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। डर लगता है ऐसे मैम कि सब बोलते हैं कि निमोनिया हो जाती है और बुखार भी आ जाती है। डर लगती है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो 4 बच्चे कौन देखेगा, इसलिए डर लग रही है, तो इसलिए हम नहीं लगवा रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई आशा वर्कर, कोई स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर आया आपको घर में बताने की टीका लगवाने के बारे में? नहीं, कोई नहीं आया। तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ तो अभी हो नहीं रहा है। जहाँ जा रही हूँ तो कह रहे वैक्सीन नहीं है, या तो फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगा के जाके पेमेंट करके करवा सकते हैं। इस कोविड समय में हम एक तो बसें में इजीली सीटें नहीं मिल रही हैं और ऑटो का किराया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम अशोक विहार, मयूर विहार हम जाके करवा भी लेते हैं, वहाँ तो लॉट खाली है, पर हम जाने में दिक्कत है हमें वहाँ। टीकाकरण के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच का ये अंतर सबसे ज्यादा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है, जहां टीका लगवाने वालों में 58% पुरुष हैं और 42% महिलाएं। सिर्फ 4 राज्य आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ऐसे हैं जहां टीका लगवाने वाली महिलाओं की तादाद या तो पुरुषों से ज्यादा है या फिर बराबर। ये बैलेंस जो है, इम्बैलेंस है, जो थोड़ा सा इसको ठीक करना होगा। विमेन और मेन की प्रोपोर्शन ठीक होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ भी ये इम्बैलेंस है इसको हमने मिलकर ठीक करना है। हमें महिलाओं को आगे लाना है वैक्सीनेशन के लिए। हमें देखना होगा कि कैसे आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर इन महिलाओं से जुड़ेंगी और टीकाकरण से जुड़े भ्रमों को दूर करेंगी। महिलाओं तक पहुंच को और बेहतर करना होगा। सरकार ने ये घोषणा की थी कि इस देश की पूरी अडल्ट पॉपुलेशन, जो कि तकरीबन 108 करोड़ की आबादी है, उसका टीकाकरण इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा। पर सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत की महिलाओं को भी इस मिशन में पूरी भागीदारी मिले। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात आम जनता पर महंगाई की मार की। आम जरूरत की चीजें पहले ही काफी ज्यादा महंगी, ऊपर से पेट्रोल डीजल हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तेल कंपनियों ने एक बार फिर दाम बढ़ाए हैं। आज पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 25 पैसे महंगा हुआ और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आज पेट्रोल की कीमत 109 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुकी है और यहां डीजल 100 के पार है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल 98 रुपए के पार हो गया और डीजल 88 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मई से अब तक 31 बार कंपनियां तेल के दाम बढ़ा चुकी हैं।
देश में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के बढ़ने के वजह से कई लोगों के सेविंग्स पे, बचत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कई शहरों में, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में पेट्रोल प्राइस 100 से ऊपर अभी बढ़ गया है। राजधानी में दिल्ली की अगर बात करें तो अभी डीजल का रेट चल रहा है 88 रुपीज़ 94 पैसे पर लीटर, और पेट्रोल का अगर हम आपको बताएं तो 100 रुपये से 1.5 रुपये कम, मतलब 98 रुपीज़ 50 पैसे पे अब पर लीटर पेट्रोल का दाम है राजधानी दिल्ली में। कई लोगों से हमने बात की यहाँ पे, उन्होंने हमें कहा कि ये जो प्राइसेस है महंगाई का, वापस ऐसा लग रहा है कि महंगाई का दौर वापस आ गया है। और ऐसे टाइम पे जब कोरोना वायरस महामारी से लोग अभी भी लड़ रहे हैं, कई लोगों के बहुत रिश्तेदार मारे गए हैं, बहुत सारे लोगों के नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार बनना पड़ा है इस महामारी के कारण। लेकिन ये जो महंगाई उनको दिखाई दे रहा है हर दिन पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, उन्होंने हमसे ये कहा कि ये बहुत ही उनके मंथली बजट पे, डेली बजट पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। सुनिए और जानिए ये लोग क्या कह रहे हैं जिनसे हमने बात की। अब जैसे देश चल रहा है वैसे ही चलना पड़ेगा हमें भी। अब पेट्रोल बढ़े या डीजल बढ़े, कुछ भी बढ़े, साथ साथ हमें भी चलना पड़ेगा। इसमें क्या कह सकते हैं, जो काम धंधा है आपको पता ही है, लॉकडाउन से अभी निकले ही हैं। हाँ, भारी तो लग रहा है सबको। आम जनता के लिए तो बहुत महंगाई है जिसकी आम जनता मार झेल रही है। मैं तो कहूँगा कि ये पेट्रोल बहुत मतलब कम होना चाहिए। प्राइस इज लाइक इट इज़ गेटिंग हाई, इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो इट्स नॉट easy for common people to buy petrol, right? I ride my car on daily basis, so you can say like it's quite high. This price hiking is not the great decision what government is taking day and day, and it's rising almost every day. They have a different amount to be setted. सहयोगी बुरसलिन के साथ नई दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए। अब दिल्ली के पालम इलाके की खबर। यहाँ की साद कॉलोनी में एक जरा सी बात पर मारपीट हो गई और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक सवार लड़के को 3-4 लड़कों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया कि उसकी बाइक एक स्कूटी से सिर्फ टच हो गई थी, छू भर गई थी, और इसके बाद बीच रास्ते में उन्होंने उसको रॉड्स से पीटा, लात घूंसों से पीटा। जो पीड़ित लड़का है उसके परिवार ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। बाद में पुलिस पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर इस मामले में हल्की FIR लिखी, जबकि उस पर जानलेवा हमला हुआ था, और पुलिस ने कोशिश की कि जो आरोपी है उस पर हल्की धाराएं लगे, वो बच जाए। ये आरोप है पीड़ित परिवार का। कोरोना महामारी और लॉकडाउन का ये दौर गरीब लोगों और निम्न मध्यम वर्ग पर काफी भारी गुजर रहा। आर्थिक लिहाज से कई लोगों के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है, और ऐसे मुश्किल मौकों पर बेटे ही नहीं, बेटियां भी कई बार सामने आती हैं अपने परिवार की मदद के लिए। हम आपको कहानी दिखा रहे हैं हैदराबाद की ही एक लड़की की, जिसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। इस लड़की को अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है और माता पिता की आर्थिक मदद भी करनी है। आइए देखते हैं कैसे वो ये काम कर रहे हैं। 19 साल की रचना होटल मैनेजमेंट की फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। उनके माता पिता हनुमाकोंडा में दैनिक मजदूरी कर गुजारा चलाते हैं। पिछले नवंबर में काम की तलाश में रचना अपने घर से 150 किलोमीटर दूर हैदराबाद आई, ताकि माता पिता का आर्थिक सहारा बन सकें और पढ़ाई का अपना सपना भी पूरा कर सकें। हम 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, इसीलिए परिवार पर 5 लाख रुपए कर्ज और चढ़ गया। उसे चुकाना माता पिता के लिए बहुत भारी हो गया है। ऊपर से मेरी पढ़ाई का खर्च, मैं उन पर बोझ नहीं डाल सकती, इसीलिए नौकरी का फैसला किया। रचना ने एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम संभाला है। इसके लिए उन्हें देर रात तक भी काम करना पड़ता है। सोशल मीडिया में जब उनकी मेहनत की तारीफ हुई तो एक भले आदमी ने उन्हें एक बाइक दे दी। इससे रचना को काफी मदद मिली, लेकिन तेलंगाना में लॉकडाउन हटने के बाद से ही उनकी आय घट गई है। लॉकडाउन हटने से पहले मैं एक दिन में 15 से 20 ऑर्डर पूरे कर देती थी।
अगर मैं ज़्यादा मेहनत करती तो उससे भी ज़्यादा ऑर्डर पूरे कर देती, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद लोग खुद ही खाना लेने आने लगे हैं, इसीलिए अब एक दिन में 10 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल पाते। अब सुबह से रात 10 बजे तक भी 500 रुपये कमाना मुश्किल हो गया है। लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद रचना अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करनी होगी। हम 2 बहनें थी तो रिश्तेदार भी बहुत मदद नहीं करते थे, इसीलिए मुझे काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। मेरी बहन की शादी हो चुकी है। मैं कोई अच्छी नौकरी कर माता पिता की देखभाल करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ क्या कर सकती हैं। इस बीच जोमेटो, जहां रचना काम करती हैं, उसने ऐलान किया कि इस साल के आखिर तक उनकी फूड डिलीवरी टीम में 10% तादाद महिलाओं की होगी। इसके लिए जोमेटो महिला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर अपने दफ्तरों को तैयार कर रहा है। हैदराबाद में कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।